जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम इमरान महमूद है और हम एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 है आपका सक्सेशन प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज फॉर हार्वेस्टिंग एंड एंडिंग द वेंचर। ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है इस बुक का और इस चैप्टर को हमने 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। इस चैप्टर में जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो है कि एक तो हम आपका एग्जिट प्लान डिस्कस करेंगे, ठीक, कि जब बिज़नेस ख़त्म करना है वो किस तरह से करना है। सक्सेशन ऑफ बिज़नेस कि किसी को अगर आप आगे किसी को दे रहे हैं बिज़नेस, वो क्या हिसाब किताब होगा, किस तरह से होगा, वो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप बेच सकते हैं। किसी को अगर आप देना है 2-3 तरीके हैं जो आपकी बुक में मेंशन है। वे बैंकरप्सी है कि अगर पैसे आपके कंपनी के पास नहीं है। फिर रीऑर्गेनाइजेशन है कि आप बिज़नेस को थोड़ा सा मतलब उसकी चीज़ों को दोबारा से रीसेटअप करते हैं। पेमेंट प्लान्स है, लिक्विडेशन है, आपने पढ़ा होगा लिक्विडेशन वगैरह। कीपिंग द वेंचर गोइंग कि किस तरह से आप इसको आगे चलता रहने दे सकते हैं बिज़नेस को, ठीक है। फिर कुछ वार्निंग साइंस वगैरह थी जो मेंशन है बुक में आपके कि किस तरह से अगर आपकी बैंकरप्सी आ रही है तो वो क्या ऐसे वार्निंग साइंस हो सकते हैं जिसको देख के आपको थोड़ा सा मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए। फिर स्टार्टिंग ओवर एक है, फिर रियलिटी ऑफ फेलियर है, बिजनेस टर्नअराउंड्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। आखिरी चैप्टर है जैसा से मैंने आपको बताया है ये आपकी बुक का। इससे पहले जो थी आपकी बुक में जो है वो सारी चीज़ें इन डिटेल बताई गई हैं कि किस तरह से आपको बिज़नेस का जो है स्टार्ट करना चाहिए। वो सारा प्रोसेस जो था आपके बिज़नेस को किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, किस तरह से आपको अवेल करना चाहिए, किस बिज़नेस में आपको जाना चाहिए। फिर फाइनेंशियल मार्केटिंग हर चीज़ उसमें इंक्लूड थी, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। तो इन डेप्थ हमने पूरे प्रोसेस को, बिज़नेस को स्टार्ट करने से लेके उसको ग्रो करने से लेके अब उसका बिल्कुल एंड टाइम जो है आ गया है उसमें हम आ गए और सब चीज़ें इसमें बड़ी क्लियरली आपको मेंशन की गई हैं, ठीक है। बिज़नेस में आपने देखा कि आपने किस तरह से अपना बिज़नेस प्लान बनाना है, कैसे आइडिया जनरेट करना है, ठीक है, फंडिंग्स कैसे होंगी, ग्रो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज भी हो सकते हैं कि आप जो है उसको भी अपने पास मतलब उसको कंसिडर ज़रूर करें। हम लोग जो है वो प्लान बना तो लेते हैं कि स्टार्ट करना है, उसको किस तरह से ग्रो करना है, पर बाज़ दफ़ा आपको बिज़नेस से किसी वजह से निकलना पड़ जाए तो ये चीज़ें भी आपको कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है। जब आप बिज़नेस से निकल रहे हैं तो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि किसी को अगर आप दे रहे हैं बिज़नेस, ठीक है, तो किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं, आप रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, ठीक है, एक तो वो भी हो सकती है। एक में है कि हार्वेस्टिंग वगैरह करना चाहते हैं कि चलें कोई ऐसी तरीके से कि किसी और के साथ इन्वॉल्व हो के शुरू में आप इस तरह से करें बिज़नेस के अपने के साथ एम्प्लॉय को या किसी बाहर के बंदे को अपने साथ लेकर आएँ और बिज़नेस को फिर इस तरह से फ्लरिश कराएँ और फिर आप अपने उसमें से निकल जाएँ, या फिर ये है कि आप टोटली ख़त्म कर देते हैं बिज़नेस को। अब ये है कि आपका जो एग्ज़िट स्ट्रेटजी है ना, एग्ज़िट प्लान, उसमें यह है कि सबसे पहले एग्जिट स्ट्रेटजी को डिस्कस किया गया, ठीक है। सोच के आप बनाएं इसकी एक फिक्स स्ट्रेटजी, ठीक है, कि किस तरह से करनी है, क्यों करनी है। सबसे पहले तो वजह यह है कि क्यों करना है, आप क्या रीजंस हैं। पैसे नहीं हैं, या एज बहुत हो गई है, या अब आपका ऐसा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या आप कुछ और बिजनेस में अब जाना चाह रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ आपकी रीजंस हो सकती हैं। तो इसमें यह है कि आप जो है एग्जिट प्लान में ये है कि आप या तो अपनी जो बिज़नेस है उसके स्टॉक भी बेच सकते हैं, ठीक, किसी फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं, ठीक है, किसी नॉन फैमिली मेम्बर को भी दे सकते हैं। बिज़नेस आपके बिज़नेस का मर्जर हो सकता है किसी के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे एग्जिट प्लान के मुख्तलिफ आगे जो हेडिंग्स हैं उसमें सब में डिस्कस हुई हुई हैं, ठीक। तो कहने का मकसद ये है अब तक का कि जिस टाइम आप अपना पूरा प्लान बनाएं तो ये ज़रूर इस पर भी फोकस करें कि बिज़नेस प्लान को आपने एग्ज़िट किस तरह करना है, ठीक। और ये है कि कंसिडर आप शुरू में ही थोड़ा सा कर लें इसको, ठीक है। और ये है कि सोच के रखें कि किस तरह से आपको इसमें से निकलना है। किसी भी वक्त पे कोई पता नहीं होता, ना ज़िंदगी का पता होता है, ना बिज़नेस एनवायरनमेंट का कोई ज़्यादा पता होता है। तो बेहतर ये है कि आप अच्छे टाइम पे भेज दें उसको, या सही टाइम पे भेज दें, और किसी को दें तो सही तरीके से दें उसको। बिल्कुल जब वो कहते हैं वो
खड़क जाए बिजनेस तो तब ना बेचें, थोड़ा सा अच्छे टाइम पे निकाल दें उसको। ठीक। तो सबसे पहले है जी सक्सेशन ऑफ बिजनेस। तो इसमें दो हेडिंग्स हैं, इसमें एक मिसिंग है फैमिली वाली। इसमें एक है ट्रांसफ़र टू अ नॉन फैमिली मेम्बर और ट्रांसफ़र टू अ फैमिली मेम्बर, वो एक मिसिंग है इसमें क्लाइंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फैमिली मेम्बर के रिलेटेड। ठीक। फैमिली मेम्बर से पहले हम सक्सेशन ऑफ बिज़नेस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि होता ये है कि जो आपके जो बहुत बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें तो चलें लॉयर्स और बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसमें यह क्या थोड़ा बेहतर तरीके से आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है बिज़नेस को। पर यह है कि जो स्मॉल और मीडियम साइज़ होते हैं ना बिजनेसेस, ठीक है, उनमें यही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि एक बंदा अगर ख़त्म कर रहा है बिज़नेस, रिटायरमेंट ले रहा है या बेचारा फौत हो गया या कोई भी इस तरह की रीज़न है, तो आगे जाके बिज़नेस जो है ना वो ज़्यादातर कोलैप्स कर जाता है। ठीक। तो वो किसको देना है बिज़नेस, किस तरह से देना है। ठीक। अच्छा, अब ये है कि आप जो है बना तो लेते हैं प्लान, फिर उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करवाना है, कौन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने आ जाती हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि जी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं बिज़नेस में। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बिज़नेस में उस क्या कहते हैं आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना वो ऐसा इंटरेस्टेड नहीं होते, या बाज़ दफ़ा बिज़नेस की नेचर इस तरह की होती है कि उसको के बच्चे नहीं कर सकते होते। लाइक अगर देखें हमारे यहाँ पे कल्चर में था कि मैं पर्सनली बहुत से लोगों को इस तरह से जानता हूँ कि वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है, और मैकेनिकल टाइप की इस तरह से जॉब्स कर रहे हैं, अपनी अपनी उनकी मतलब शॉप्स हैं, पर उनके बच्चे जो हैं वो एजुकेशन की तरफ चले गए, और जब पेरेंट्स उनके उस एज में चले गए कि जब उनमें अब ज़्यादा ताकत नहीं थी काम करने की, तो बच्चों ने उसको नहीं लिया बिज़नेस को। ठीक। तो मेरे सामने किए हैं एग्जांपल्स इस तरह से। तो किस तरह से फिर उसको करना है, क्या करना है। ठीक। नॉन फैमिली भी आ जाती है इसमें कि फिर आपने किसी और को कैसे करना है, किसी को अगर आप बिज़नेस दे रहे हैं तो किसी को ट्रेन करेंगे, क्या करेंगे। खैर इस चीज़ को हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि टिप्स क्या हैं कि जब आप किसी को बिज़नेस दें इस तरह से। ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मेन बात तो यही है कि ना आप इसको ये नहीं है कि बिल्कुल जब खड़क जाए तभी आप इसको हैंड ओवर करें। बेहतर ये है कि अगर अच्छे टाइम पे आप निकाल दें बिज़नेस को। ठीक। ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपको अपनी फर्म की वैल्यू नहीं पता ना कि क्या नेटवर्थ है उसकी, या क्योंकि खाली जो एक शॉप है उसके अंदर की चीज़ें तो नहीं मैटर करती ना, कि अगर एक शॉप है, किसी एक मैकेनिक की शॉप है और वो देखता है कि जी मेरे पास ये इक्विपमेंट्स हैं, तो खाली इस चीज़ की नहीं, या किस जगह पे शॉप है, उसकी लोकेशन क्या है, सिर्फ ये दो चार चीज़ें नहीं मैटर करती हैं। ये भी मैटर करता है कि उस बंदे का अपना नाम कितना है, कितनी वर्थ है, जो मतलब उसके मैकेनिक्स वगैरह कितने मशहूर हैं, कितने लोग उसके पास आते हैं, कितना बिजनेस टर्नओवर मिलता है उसको वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। तो बाज़ दफ़ा ये है कि आप अगर ख़ुद बिज़नेस वैल्यू की नहीं निकाल सकते तो आप किसी कंसल्टेंट को हायर कर लें। ठीक। आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेगा कि कितना आपके वो पुरानी लॉग बॉक्स देखेगा कि कितना आपके पास कस्टमर का इनफ्लो आउटफ्लो है। ठीक है। कैश का कितना इनफ्लो आउटफ्लो है, वो सारी चीज़ें देखेगा, फिर वो बता सकेगा कि आपके बिज़नेस की वर्थ ये है और आपको इतने हिसाब से आपको कम से कम उसकी प्राइस करनी चाहिए। ठीक है। फिर ये है कि बिज़नेस अगर आप किसी को भी दे रहे हैं विद इन फैमिली और आउट ऑफ फैमिली, ठीक है, मेरिट की बेस पे दें। इस वजह से ना दें कि जी इसकी थोड़ी सी मेरे से आदत मिलती वगैरह है। हो सकता है कि जब बिज़नेस वो टेक ओवर करे और उस पर काम करने लगे तो उसको पता चले कि उसकी और आपकी डिसीजन मेकिंग जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो अच्छी भी हो सकती है, बाज़ दफ़ा बुरी भी हो सकती है। तो लेकिन ये है कि जो भी आप मेरिट के बेस के पर हैं, ठीक है, ऐसे ही ना दे दें। फिर ये है कि अगर फैमिली मेम्बर्स को आप दे रहे हैं ना बिज़नेस वगैरह, ठीक, तो बेहतर ये है कि सबको बिठा के फिर डिस्कशन के बाद सारी चीज़ें फिर हैंड ओवर करें, क्योंकि ये ना हो कि कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कि जी उसको ये दे दिया तो मुझको ये दे दिया, तो ये प्रॉब्लम ना आ जाए। ये जो क्या कहते हैं आप बिज़नेस का अगर कोई प्लान बना रहे हैं ना इस तरह से कि जी हमने हैंड ओवर करना है, बेशक फैमिली में कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये ज़रूर कंसिडर करें कि आपने अगर कोई डेडलाइन दी है ना तो फिर उसको फॉलो करें। ठीक है। बार बार एक्सटेंड ना करते रहें अनटिल अनलेस से कोई इस तरह की रीज़न हो जाए कि फ़र्ज़ करें एंड टाइम पे कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ गया और अब जो नया बंदा है वो उतने अच्छे तरीके से ना कर सके,
तो बेहतर ये है कि फिर आप ऐसे सिचुएशन में तो आप कंसिडर कर सकते हैं, वरना बेहतर ये है कि आपने अगर कहा है कि आप इसमें एंड करेंगे तो कर लें। और ये है कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि लाइक 2025 में आप जो है बिज़नेस को ख़त्म कर देंगे, मतलब मैं छोड़ दूंगा बिज़नेस को, बिज़नेस रहेगा बट मैं छोड़ दूंगा बिज़नेस को, तो बेहतर ये है कि आप ना 2020 में जो है ना बंदे के ले हैं और उसको अपने टीम में शामिल कर लें, ताकि वो आपकी डिसीजन मेकिंग भी देखे, कंपनी के एनवायरनमेंट को भी देखे, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ भी फेमिलियर हो जाए, जो टीम मेंबर्स अभी काम कर रहे हैं। तो थोड़ा अर्ली आके अर्ली काम करना शुरू कर देगा, तो इस बहाने ये है कि वो भी फेमिलियर हो जाएगा एनवायरनमेंट से, सारी चीज़ों से, और फिर ये है कि आप भी इजीली स्टेप डाउन कर सकते हैं अपनी पोजीशन से। ठीक हो गया। तो इसमें सक्सेशन ऑफ बिजनेस में दो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, दो हेडिंग्स हैं, ट्रांसफ़र टू अ नॉन फैमिली मेम्बर और दूसरी है ट्रांसफ़र टू अ फैमिली मेम्बर। फैमिली मेम्बर की इसमें वो मैं फिर बता रहा हूँ, वो बुलेट नहीं बनाई हुई, तो मैं उसको पर्सनली बता देता हूँ कि आपका फैमिली मेम्बर जो है ना सबसे क्लोज होता है, ठीक है। तो ये है कि अगर आप पहले तो मैं आपको बताता हूँ ना बात की, रिसर्च आपकी ये कहती है कि ज़्यादातर बिजनेसेस ये होते हैं कि आप अपने किसी अगले बंदे को जब देते हैं ना, यानी बाप जब बेटे को देता है, तो वो काफ़ी % चांस होता है कि वो कोलैप्स कर जाएगा कुछ अर्से बाद ही, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं करते, मतलब ऑन पेपर सबके साथ बिठा के बताते हैं कि किसका कितनी पावर है, क्या पावर है, मैं किसको ये दे रहा हूँ, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बिजनेस को भी ख़त्म करना पड़ जाता है। और जब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाता है ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाते हैं फैमिली मेम्बर्स में। ठीक है, जो स्मॉल एंड मीडियम है उसमें तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, तो बहुत ही कम पहुंचती हैं सेकंड जनरेशन में। थर्ड में तो आप समझ लें कि चांस ही बहुत ही मिनिमल होता है। बट बड़ी फर्म्स तो फिर चल जाती हैं, बट जो दरमियानी या छोटी होती हैं ना फर्म्स, वो थोड़ी इस मौके पर रह जाती होती हैं। प्रॉब्लम थोड़ी आती हैं आपकी, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, पावर की उसमें हो जाती है कि जी उसको इतनी पावर है कि वो ये कर सकता है, मैं ये नहीं कर सकता, फाइनेंसेस उसके हाथ में दे दिए, वो पैसे नहीं देता। ठीक है, फाइनेंसेस उसके हाथ में, पर वो टैक्सेस नहीं आगे दे रहा लोगों को। ठीक है, लोगों के शेयर सही तरीके से नहीं दे रहा, तो ये चीज़ें प्रॉब्लम दे देती। तो फिर बेहतर ये है कि जिस टाइम आप ये करें तो अच्छे तरीके से करें, प्रॉपरली सबको बिठा के, सबकी पावर्स जो है जब डिवाइड कर रहे हो, तो फिर ये है कि सबको ऑन बोर्ड लें कि जी ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और आप सब ने इस चीज़ पे साथ रहना है। ठीक, फिर ये है कि जिस टाइम पे आप चलें कर रहे हैं ना जी, चले आपकी सारी चीज़ें हो गई कि आपने सेटल कर दिया सारे मसाइल के, जी मैं इसको इतनी पावर दूंगा, इतनी दूंगा, सारी चीज़ें आपने कर ली और सब इस चीज़ पे एग्रीड है। ठीक, तो इसके बाद ये है कि अब आपने किस तरह से करना है, ओनर का क्या प्लान है इस मौके पे। जैसे मैं आपको भी कंसिडर कर रहा हूँ, सजेस्ट भी कर रहा हूँ, मैंने जो बुक पढ़ी है और जो मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं कि जी आपको बिल्कुल एंड टाइम पे जो है ना ये नहीं करना चाहिए कि एकदम से टेक ओवर कर ले अगला बंदा और आप जाएँ, ऐसा नहीं करना चाहिए इन माय ओपिनियन। और आपकी बुक भी इस चीज़ को सपोर्ट सबसे ज़्यादा करती है कि वो जब ट्रांजैक्शन स्टेज हो उसकी, कि वो किसी को दे रहा है बिजनेस, ठीक है, सक्सेशन उसमें जो टाइम पीरियड है उसमें वो कितने अर्से तक, या मतलब फुल टाइम काम करेगा, पार्ट टाइम काम करेगा, या फौरी रिटायरमेंट ले लेगा। ये तीनों ऑप्शंस उसके पास होती हैं, बट इन माय ओपिनियन उसको शुरू में मतलब उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसको ग्रेजुअली सारी पावर जो है शिफ्ट करनी चाहिए और फिर उसको जाना चाहिए। ठीक है, फिर जो फैमिली का जो ये ओनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, ये देखे कि ये सारे लोग जो हैं इकट्ठे मिलके काम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा साइकी नहीं मिलती होती लोगों की, ऑन पेपर तो वो मान लें कि हाँ यार चलो मेरी ये पावर है कि मैं फाइनेंस को कंट्रोल करूँगा उस तरह से, ये बंदा मार्केटिंग को करेगा, ये सेल्स देखेगा, ये इंटरनल कस्टमर्स को देखेगा, छोटे कस्टमर्स को ये डील करेगा, बड़ी कंपनी बिजनेस टू बिजनेस वाले जो है उसको मैं करूँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं, फिर ये है कि क्या ये सारे मिल मिला के काम करने के लिए तैयार भी हैं। फिर प्रॉफिट जब आएगा तो ये क्या अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ पैसे बांटने के लिए भी तैयार हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं। ठीक, फिर इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एम्प्लॉयज़ के साथ। आपने चले कंपनी आप किसी बंदे को दे रहे हैं अपनी फैमिली में, और वो फैमिली वाले सारे रेडी हैं कि ठीक है हम मिलके काम कर लेंगे, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या एम्प्लॉयज़ उनके साथ काम करने के लिए रेडी हैं कि नहीं है। बाज़ दफ़ा होता है कि वो आपके मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे साथ बहुत अच्छे हों, बट मेरे से नीचे वाले जो हैं मेरे बच्चे या जो भी है,
वो उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो। ठीक, कोई भी रीज़न हो सकती है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप उनको हैंड ओवर तो कर देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने नीचे वाले बच्चों को, पर यह है कि उनके पास सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं होती है। ठीक, तो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपने उसको इस बात करते हैं, सजेशन वगैरह देते हैं। ठीक, तो जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सीनियर होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो गलत डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट रेज हो जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें कुछ होती हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए कि ये इसको किस तरह से करना है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आप जो है अगर किसी नीचे वाले बच्चे को कर रहे हैं, ठीक, तो उसकी ना पहले ही ट्रेनिंग करा दें। जल्दी उसको अपने ले आएँ अपने पास। ठीक, जब लेकर आएँ तो फिर आप ये है कि उसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करवाएं। ठीक है, सब डिपार्टमेंट्स में काम कराएं, उससे काफ़ी फ़ायदे होंगे। एक ये कि जी वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सीख लेगा, उसको पता होगा कि जी फाइनेंस में किस तरह से काम किया जाता है, कोई चीज़ अगर होती है तो कितनी देर में करती है ये काम। ठीक है, मार्केटिंग में जाएगा, उसको पता होगा कि कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं। सेल को जो है वो डील को बनाने के लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। अच्छी डील इस तरह से होती है, बुरी डील में ये नुकसान हो सकते हैं। फ़ौरन डील करने का अगर कोई आपको कहता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉर से पढ़ना है, मतलब ये सारी चीज़ें वो सीखेगा। ऑर्गेनाइजेशन वाले डिपार्टमेंट में जाएगा, एचआर में जाएगा। ठीक है, तो वो देखेगा कि जी मैनेजमेंट में इस तरह से होता है, कहाँ पे आपको थोड़ी लिवरेज देनी होती है, कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, कहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, कहाँ थ्योरी एक्स लगानी है, कहाँ थ्योरी वाई लगानी है, कहाँ थ्योरी जी लगानी है। तो ये सारी चीज़ें जब वो सारी डिपार्टमेंट में से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है तो उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती है, एम्प्लॉयज़ से वो फेमिलियर हो जाता है, उनकी नेचर से फेमिलियर हो जाता है। ठीक, तो जब ये है कि जब वो कल को जब बड़ी सीट पे बैठता है, ठीक, तो ये जितने भी सारे लोग होते हैं जब उसके साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो उसको सबका पता होता है कि कौन कितना कंपनी के साथ लॉयल भी है, उसकी डिसीजन मेकिंग और थिंकिंग क्या है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, फिर वो खुद से डिसीजन मेकिंग करेगा। तो ये सारी चीज़ उसकी बेहतर हो जाती हैं। तो सक्सेसर के लिए बेहतर है कि जो भी है फैमिली मेम्बर है, बेटा है, बेटी है, जो भी है, तो वो ये है कि थोड़ा सा काम लगा ले, सबके साथ काम कर ले, तो उसकी लर्निंग भी हो जाएगी इस बहाने अच्छे तरीके से, और ये है कि उसकी स्किल्स भी पॉलिश हो जाएंगी, एबिलिटीज उसकी ज़रा निखर जाएंगी इस मामले में। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, और ये कुछ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपकी नॉन फैमिली में भी आ सकती हैं। यही जो मैंने आपको एंड वाली चीज़ें बताई हैं कि आप सिखा रहे हैं किसी बाहर के बंदे को। ठीक, ट्रांसफ़र टू अ नॉन फैमिली मेम्बर, इसमें ये होता है कि आप किसी बाहर के बंदे को देते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल भी दी है कि मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ, उन्होंने नई बिज़नेस को उस तरह से टेक ओवर किया फैमिली मेम्बर्स ने, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं थे। तो यहाँ पे ये है कि जी जो एंटरप्रेन्योर होता है ना उसके पास दो तीन चॉइसेस होती हैं कि वो क्या कर सकता है। ठीक, नॉन फैमिली में क्या क्या कर सकता है। एक तो ये है कि जी वो किसी एक करंट एम्प्लॉय को जो है ना वो इतना तगड़ा करे ना कि वो उसकी जगह ले ले। ठीक, कि जब मैं जाऊँ तो मैं इस एम्प्लॉय को इतना पक्का करके जाऊँ कि वो मेरे जैसे डिसीजन मेकिंग भी कर सके, मेरी मतलब बिजनेस को चला भी सके, और उसकी हाथ की जो सफाई है वो उतनी अच्छी लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये कर सकता है कि जी वो अपने बिजनेस में से ना 100% ना किसी को बेचे। ठीक है, कुछ रख ले अपने पास ताकि जो है वो मैनेजमेंट उसके पास हो। ठीक, काम ना करे बट मैनेजमेंट कुछ अपने पास रख ले कि डिसीजन मेकिंग जो है वो खुद कर सके, या एज अ सीनियर कंसल्टेंट के तौर पे बिजनेस में खुद रह जाए। ठीक है, एक काम ये कर सकता है वो कि एक किसी अच्छे मैनेजर को हायर कर ले। ठीक, और बिजनेस में से जो भी निकलते हैं पैसे प्रॉफिट के तौर पे, उसमें से वो उसके सैलरी मैनेजर को, जो सीनियर मैनेजर जो बाकी अब टीम को हैंडल करेगा मेरे जाने के बाद, उसको उसकी सैलरी दे दे। ठीक, और अपना फिर वो साइड पे हो जाए और मतलब सुकून करे। ठीक, या फिर ये है कि जी वो पूरा का पूरा बिजनेस निकाल भी सकता है, बेच भी सकता है। अच्छा, अब इसमें यह है कि बिज़नेस जो है अगर वो किसी नॉन फैमिली मेम्बर को देता है तो उसमें ये होता है कि उसको थोड़ी सी टेंशन भी होती है कि फैमिली का नाम से अगर बिज़नेस चल रहा है तो फिर उसको उसकी थोड़ी रिप्यूट भी रखनी है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर कितना परसेंट ये है कि अगर मैं किसी बंदे को देता हूँ नॉन, क्योंकि फैमिली मेम्बर को तो आप थोड़ा बेहतर तरीके से जानते होते हैं, आपको पता होता है कि यार इस पर ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। पर एक बाहर का नॉन पर्सन को अगर आप दे रहे हैं, अगर तो पूरा सेल आउट कर रहे हैं फिर तो गेम ही ख़त्म हो जाती है। बट ये है कि अगर आप उस पर कोई थोड़ा सा पावर रख रहे हैं अपने पास या किसी तरह की इस तरह की चीज़ है, तो उसमें यह है कि फिर आपको जो है थोड़ा सा देखना पड़ता है इसमें
कि वो कितने लॉयल रह चुका है, पिछली आप उसकी देखते हैं, हिस्ट्री वगैरह देखते हैं, उसका रिकॉर्ड देखते हैं, तो आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाता है इस मामले में। ठीक, तो नॉन फैमिली मेम्बर में फिर ये है कि आप ज़्यादातर जो है आपकी कोशिश होती है कि थोड़ा ट्रेंड बंदा ही आप लेकर आएँ। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही किसी क्या कहते हैं, जैसे फैमिली मेम्बर में तो आपका ये थोड़ा सा इशू ज़्यादा होता है ना कि अगले ने उसने काम सीखा हुआ है कि नहीं सीखा हुआ, उसकी ट्रेनिंग है कि नहीं है। इसमें नॉन फैमिली मेम्बर में आप ज़्यादातर यही है कि आपके पास थोड़ा ट्रेंड बंदे आते हैं, ठीक, या वो बंदे जो थोड़े इंटरेस्टेड होते हैं उनके साथ ही आप ज़्यादा शेयर करते हैं। तो ये है कि आप जो है अपने आसपास के लोगों में देखते हैं कि कौन जो है वो बेहतर है, सूटेबल है इस पोजीशन के लिए, और आप उसको फिर दे देते होते हैं बिज़नेस को उस तरह से। वो फिर आपका एग्रीमेंट होता है कि कितने पैसों पे आप दे रहे हैं या उसको एज अ मैनेजर ला रहे हैं, जो भी है। ठीक, तो लेकिन यह है कि उसकी भी ट्रेनिंग अगर हो जाए कंपनी के अंदर आके, जैसे मैंने फैमिली वाले के बताया था एंड में ये पॉइंट कि आप उसको हर डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा टाइम लगवा दें, तो उसका भी अगर आप लगवा लें तो इन माय ओपिनियन ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उसका, कि टीम मेंबर्स लोग जो है जितने भी हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से फेमिलियर हो जाएगा। फिर यह है कि बिजनेस मॉडल भी वो समझ जाएगा, ऑपरेशन स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल प्लान आपका क्या है, किस तरह से आप काम करते हैं वो भी समझ जाएगा। क्योंकि आपका काम करने का तरीका, दो फर्म्स बिल्कुल एक जैसी हों, बट ये है कि दोनों का मैकेनिज़्म काम करने का डिफरेंट हो सकता है। फिर आपकी जो अगली चीज़ डिस्कस हुई है वो है जी ऑप्शंस फॉर सेलिंग द बिज़नेस। मुख्तलिफ टाइप्स हैं इसमें कि आप किस किस तरीके से बेच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम डायरेक्ट सेल को पढ़ेंगे। डायरेक्ट सेल जो है वो सिंपल नाम से ही आप समझ गए होंगे कि आप ना ओवरऑल बिज़नेस को बेच देते होते हैं और आपका जो है बिज़नेस से फिर लेना देना ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आप मूव ऑन कर जाते हैं उसमें से। मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, आप किसी को जो बेच रहे हैं, किसी बंदे को बेच रहे होते हैं या आप किसी बड़ी फार्म को बेच रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सियाटल में जितनी भी छोटी फार्म्स आती हैं आपकी, अमेरिका सियाटल में, सियाटल उनका आईटी सिटी समझ लें है, जहाँ पे हर किसी आईटी की हर एक उसका जो है वो हेड ऑफिस समझ लें बना हुआ है। फेसबुक हो, गूगल हो, अमेज़ॉन हो और माइक्रोसॉफ्ट हो। माइक्रोसॉफ्ट का तो खैर मेन हेडक्वार्टर भी मैं वहीं पे ही है शायद। तो वहाँ पे अब ये चक्कर है कि आपका जो भी है इसमें इस मामले में आपकी जो जितनी भी छोटी फार्म्स होती हैं, ये बड़ी फार्म्स उनको ख़रीद लेती होती हैं। ठीक, तो अब ये है कि या तो आप डायरेक्ट सेल किसी बड़ी कंपनी को कर दें, उसमें फिर ये होता है कि कंपनी जो है वो उसको ज़्यादा फ्लरिश करती है, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है। जो छोटी फार्म होती है कि जी अब हमें इतनी बड़ी कंपनी ने ख़रीद लिया है तो वो हमें प्रोजेक्ट्स भी दे देगी और हमारे एम्प्लॉय को रिटेन करेगी और इस तरह से हम फ्लरिश ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा कमा लेंगे हमारी कंपनी। ठीक है, फिर ये है कि वो उस तरह से भी होता है कि जी अगर आप किसी छोटी कंपनी को बेचते हैं, सॉरी बड़ी कंपनी ख़रीदती है, उसकी छोटी कंपनी अगर बिकती है इस तरह से, तो वो फिर उसकी मार्केट भी बड़ी हो जाती है। तो फिर ज़रा फ़ायदा भी हो जाता है डायरेक्ट सेल करने से कि जी एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके जाने के बाद भी खुश रहते हैं, तंग नहीं होते हैं। ठीक, आप अगर अपना बिज़नेस बेच रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप सोचते हैं कि किस तरह से आपने करनी है। अब आप फ़र्ज़ करें अपना बिज़नेस बेचना चाह रहे हैं डायरेक्ट सेल, तो बेहतर ये कि ओवरऑल जितना भी आपका बिज़नेस चलता रहे ना, ठीक है, तो आप अपने बिज़नेस की जो है ना कॉस्ट वो कंट्रोल में रखें। ठीक है, प्रॉफिट्स पे ज़रा फोकस रखें, अपनी रेवेन्यू पे भी फोकस रखें कि ज़्यादा बेचें, ज़्यादा कमाएं, ताकि जिस टाइम पे आप बेच रहे हो ना तो आपको एक अच्छी कीमत मिले। ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप जो हैं अच्छी, अगर आपने डील बनानी है डायरेक्ट सेल के टाइम पे तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी रखें अच्छी तरीके से। कैश इनफ्लो कितना था, आउटफ्लो कितना है, इनकम कितना है, टैक्सेस कितने हैं, सारी चीज़ें जितनी भी है ना लटरम पटरम फाइनेंस से रिलेटेड, जो आपकी 2-3 चैप्टर्स पहले एक चीज़ डिस्कस भी हुई थी जिसमें मैंने कहा था वो परफॉर्मा वगैरह आपने बना कर रखना है। तो अगर आप अच्छे तरीके से अपने सारे फाइनेंस की चीज़ें बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट्स बनाएंगे, अपनी रेशोज़ अच्छे तरीके से निकालेंगे, सारी चीज़ें सीख क्लियर रखेंगे, सामने रखेंगे। ठीक, तो उसमें ये होगा कि जो भी ख़रीदने वाला आएगा, क्योंकि एनी बेसिस पे ही वो चीज़ें ख़रीदते हैं ना, वो पहले देखेगा कि आपके क्या करते रहें, किस तरह से करते रहें। तो जो सारी चीज़ें देखेगा तो उस हिसाब से ही फिर आपको अच्छी आपकी डील बन जाएगी। तो जितना आप प्रेजेंटेबल बनाएंगे, ईजी टू रीड बनाएंगे और एक क्लियर आप रिपोर्ट बनाएंगे, उतनी आपको एक अच्छी तरीके से उसकी प्राइस मिल सकती है। ठीक है, मैनेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन आप करते रहें अपने। ठीक है, किस तरह से आप बिज़नेस में काम करते रहें, आपकी ऑपरेशंस किस तरह से काम करती है। अगर आप फ़र्ज़ करें कोई कुकिंग का काम कर रहे हैं तो आप अगर कुछ चीज़ बनाते हैं
तो उसका प्रोसीजर लिखें। जैसे कि AFC का मैंने आपको वैसे बताया था पिछले चैप्टर में कि उनका एक पकाने का फॉर्मल तरीका है जिसको सबने उसी स्टैंडर्ड को मीट करना है, ठीक है। उनके हर चीज़ एक स्टैंडर्ड साइज़ की होती है। चिकन साइज़ का इतनी देर पकाना है, इतनी देर तक आपने ऑयल को रखना है, शेल्फ टाइम कितना है, कितनी देर में आपने डिस्पोज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप डॉक्यूमेंटेशन रखें, ठीक है। किसी भी कोई भी आपका काम है बिज़नेस का, वो आपने उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखनी है इसमें, ठीक है। और टैक्सेस वगैरह आप अपने टाइम पे देते रहें ताकि कल को कोई मसला ना क्रिएट हो जाए किसी भी स्टेज पे आपके लिए या नए वाले ओनर के लिए, ठीक है। और अपनी जो मैनेजमेंट टीम है ना, ठीक, उसको रिटेन करें। अगर आप बेच रहे हैं बिज़नेस तो आप उनको भी ऑन बोर्ड लें कि मैं अपना बिज़नेस बेचने वाला हूँ या बेच रहा हूँ, उस तरह से मेरा इरादा है और कुछ अर्से बाद मैं ये दे दूँगा किसी को। तो ये है कि उनको कॉन्फिडेंस में रखें, ये ना हो कि एकदम उनके लिए सरप्राइज़ और फिर वो भी भाग जाए। और ये है कि जी प्रोएक्टिव अप्रोच रखें अपनी पूरी की पूरी इसमें। जैसे मैंने आपसे कहा कि पूरा आपने प्लान वगैरह बना लिया तो आप बेहतर ये है कि जल्दी बुला लें अगर आप किसी को बेच रहे हैं, ठीक है। अगर बेच भी रहे हैं किसी को बिज़नेस, ठीक है, तो आप उसके साथ ये ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं आपके साथ जो है स्टिल 2-3-4 महीने लगाने को तैयार हूँ, ताकि ये है कि बिज़नेस में मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ या मेरे कॉन्टैक्ट्स आपके कॉन्टैक्ट्स भी बन जाएँ। मेरे जो सप्लायर्स हैं जो मुझे रॉ मटेरियल पहुंचाते हैं, मैं उनके साथ भी आपको पक्का कर दूं। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें छोटा सा ये पाकिस्तान में खैर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, मैंने जो अपनी रिसर्च की मुझे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट मैं आपको ज़रूर दे देता हूँ। इसमें ये होता है कि जी आपके ये 2-3 साल का प्लान होता है आपका, ठीक है, जिसमें ये होता है कि आप ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, बाद थोड़ा सा जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बस एवरेज ये होता है कि 2 से 3 साल में आपका ये इरादा होता है कि जी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो एम्प्लॉयज़ आपके बिज़नेस को परचेज़ कर लेते होते हैं, ठीक है। आप अपने जो हैं वो उस तरह से अपने बिज़नेस को एम्प्लॉयज़ को भेज देते होते हैं। इसमें आपका डिफरेंट वेज हो सकते हैं कि पेमेंट मेथड्स क्या हो सकते हैं। जो मेरे जहन में आई थी, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जी आप एम्प्लॉयज़ की जो कि सैलरी है ना, उसमें से कोई एंड में डिडक्ट करना स्टार्ट कर दें थोड़ी बहुत, ठीक। और उनसे कहें कि लाइक अगर उनकी सैलरी 1 मिलियन है तो आप उनको 50,000 दे दें, और फिर आप 1-2 साल बाद उनसे कहें कि जी मेरी बिज़नेस की टोटल वर्थ ये थी, मतलब आप पहले बता देंगे कि मेरी बिज़नेस वर्थ ये है, जो मेरा ओवरऑल बिज़नेस है, ठीक है, इतने प्राइस का है, मतलब अगर 1 करोड़ रुपए का है तो ये है कि आप सबसे उनकी सैलरी में से पैसे काटते हैं थोड़े थोड़े। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जो मुझे समझ आई थी इसमें, कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सारे अपनी पर्सनल पैसों में से दे दें, ठीक, या अपनी सैलरीज में से कुछ कुछ निकाल के देते रहें, वो आपको पे करते रहें एंटरप्रेन्योर को, ठीक। या ये है कि जी एंटरप्रेन्योर जो है उनकी सैलरी में से, जैसे मैं आपको बताया था, कि डिडक्ट करना स्टार्ट कर दे। और एंड में ये है कि जब 2 या 3 या 4 साल हो जाएँ और पेमेंट अगर हो चुकी है तो ठीक है, हैंड ओवर कर दे, और अगर नहीं हुई तो आप उनको ये कह दें कि अब आपकी 20-30% जो पेमेंट रहती है वो आप मुझे कैश में अब दे देंगे, ठीक। फिर वो एम्प्लॉयज़ यानी कि वो किस तरह से करते हैं उसको मैनेज, वो ये भी कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ आगे ले जाके कि जी कंपनी के कुछ थोड़े से स्टॉक निकाल दें, या वो किसी से लोन ले लें। जो मैंने कुछ चैप्टर्स पहले हमने कहा था कि जी बिज़नेस के लिए हम कैसे पैसे ले सकते हैं, क्या कहाँ से पैसे ले सकते हैं, तो वहाँ से है कि जी बिज़नेस यहाँ पे किसी से पैसे लेके एंटरप्रेन्योर को, जो मेन जो पुराना ओनर हो जाएगा, मतलब अभी तो करंट है लेकिन फिर फॉर्मर हो जाएगा, तो ये है कि वो उसको किस पैसे दे के कह सकते हैं कि अब आपके सारी पेमेंट हो चुकी है, अब आप जो है अपने उस पर चले जाएँ, मतलब अब आप ईजी हो जाएँ, और अब ये है कि अब हम इसको टेक ओवर कर चुके हैं। लास्ट है आपका इस चीज़ में जो है मैनेजमेंट बाय आउट। मैनेजमेंट बाय आउट में क्या होता है कि जो आपके जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं ना, वो उस बिज़नेस की जो चीज़ ज़्यादा पार्ट ख़रीद लेते होते हैं, ठीक। ज़्यादा पार्ट ख़रीदने का मकसद ये होता है कि डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में आ जाए, ठीक है, यानी एटलीस्ट वही समझ लें कि 51% वो अपने पास ख़रीद लेते होते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग के फ़ायदा है इसमें। मैनेजमेंट बाय आउट में ये फ़ायदा है कि वो सारे, क्योंकि एक तो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है, कंपनी की हिस्ट्री उनको अच्छे तरीके से मालूम होती है, उनको पता होता है कि किस तरह से हमारी कंपनी काम करती रही है अब तक, तो उनके जहन में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब वो परचेज़ करते हैं कंपनी को, तो उनको पता होता है कि हमने किस डायरेक्शन पे जाना है मज़ीद आगे, मतलब वो एक डायरेक्शन फॉलो कर रहे होते हैं, एक रोड को फॉलो कर रहे होते हैं, एक रोड पे चल रहे होते हैं, और उनको पता होता है कि हमारी डेस्टिनेशन यही है और हमने इसी को ना बस पकड़ के रखना है, इसी रास्ते को, और हमने चलते रहना है, ठीक। तो कोई रंग बिरंगा बंदा बाहर से आ जाए, ठीक है, तो उससे बेहतर ये है कि आप जो है इस तरह से मैनेजमेंट वाले ख़रीद लें। तो ये है कि इनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है,
तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से उस बिज़नेस को लेकर चलते हैं। और एटलीस्ट ये है कि जिस तरह वो उस बिज़नेस को लेके चल रहे होते हैं तो करंट मैनेजर्स जो हैं तो वो ज़्यादातर कंपनी के जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको साथ में रखते होते हैं, निकालते नहीं होते। ठीक। उनको पता होता है कि कौन कितना काम करता है, किस तरह से काम करता है, अनटिल अनलेस के किसी के साथ कोई ऐसा बंदा हो जो कि लाइक किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, उसकी कोई अपनी हरकतें ऐसी हों या जो भी रीज़न हो, तो आप उसको निकालने को अलग बात है। बट ये है कि मैनेजर्स को लेंगे अगर बिज़नेस को तो फिर वो बेहतर तरीके से ही उसको लेके चलते हैं। इसके अलावा एक आध और भी है कि बिज़नेस मर्जर हो सकता है। वैसे ही बता रहा हूँ, मेरे जहन में थी बात कि बिज़नेस मर्जर हो सकता है आप में, कि आपका बिज़नेस जॉइंट वेंचर हो जाए या बिज़नेस मर्जर हो जाए। ये इस तरह से आपकी बीच कुछ चीज़ें हैं कि आप बिज़नेस को ख़त्म कर रहे हैं तो आप इस तरह से कर लें कि आप पहले इस तरह से दे दें और फिर आप उसमें से फिर अपने आप को निकाल लें। तो एक आध पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। ठीक। तो अभी तक के लिए बिज़नेस के इस चैप्टर में, लास्ट चैप्टर जो है आपका पार्ट 1 इसकी वीडियो थी, उसमें अभी तक के लिए इतना ही है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको आपके रिजॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।